नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अस्थमा। तो अस्थमा के बारे में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके कोजेज, इसकी पैथोफिजियोलॉजी और इसके क्लिनिकल फीचर्स और इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट। तो देखते हैं शुरू से इसकी डेफिनेशन। अस्थमा इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर ऑफ द एयरवे। अस्थमा क्या होता है? एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है किसका? एयरवे का। मतलब इसमें लंबे समय तक क्या रहता है? एयरवे में इन्फ्लामेशन रहता है। इन्फ्लामेशन कोज हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस एंड म्यूकोसल एडिमा दैट लीड टू रिकरेंट एपिसोड ऑफ व्हीजिंग साउंड, डिस्निया और कफ। इन्फ्लामेशन क्या करता है? इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है? जो पेशेंट होता है वो हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस हो जाता है। मतलब कि जो कोई भी जो चीज़ होती है वो अस्थमा करती है, जैसे कि एलर्जन होता है, डस्ट होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसके प्रति हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस बन जाता है। मतलब उसमें वो हाइपर रेस्पॉन्स देने लगता है और उसकी जो म्यूकस होती है उसमें एडिमा हो जाता है। मतलब म्यूकस लेयर सूज जाती है, उसमें एडिमा हो जाता है। उससे क्या होता है? रिकरेंट एपिसोड ऑफ व्हीजिंग साउंड, जो व्हीजिंग साउंड होती है वो सुनाई देती है और डिस्नी यानी सांस लेने में कठिनाई होती है और कफ होता है उससे, यानी खांसी चलती है। तो ये थी अस्थमा की डेफिनेशन। अस्थमा इज आल्सो नोन एज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब जो ब्रोंकाई होती है उसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। जो ये एयरवे होती है इसमें ब्रोंकाई होती है ये, तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है इसमें, ये इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। मतलब पहले तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसी होती है, तो इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होकर ऐसे हो जाता है। ये ऐसी क्यों हो जाती है? ये रहती तो उसी साइज़ की, लेकिन जो इसमें म्यूकस लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर होती है, उसमें सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस वजह से ये मोटी हो जाती है, इस तरीके से थिक हो जाती है और म्यूकस का भी सिक्रेशन करती है। तो वो इस वजह से क्या होती है? जो ब्रोंकाई होती है वो नैरो हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है। अब देखते हैं इसके ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर, मतलब इसके कौन कौन से कारण होते हैं और किस किस में डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कारण होते हैं एलर्जेंस, जो भी एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होते हैं फूल के अंदर पाए जाते हैं, या फिर अदर जो होते हैं, डस्ट होती है और परफ्यूम्स होती है, किसी को इसके प्रति एलर्जी रहती है, तो इन सभी से भी क्या हो सकता है? अस्थमा राइज हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस और बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकता है, साइनोसाइटिस की वजह से भी हो सकता है, एक्सपोजर टू कोल्ड यानी कोल्ड के अंदर एक्सपोज होने पर भी हो सकता है। इससे क्या होता है? कोल्ड में जब हम जाते हैं तो हमारी मांसपेशी क्या करती है, मतलब मसल्स क्या करती है? स्पाज्म करती है और ब्रोंको स्पाज्म हो सकता है हमें। स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। ड्रग्स यूज सच एज बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, दो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स ड्रग्स के यूज से भी अस्थमा हो सकता है। तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर क्या करती है? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है, और जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है उस वजह से क्या हो सकता है? ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, और इस वजह से अस्थमा भी देखने को मिलता है। इसकी देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यानी ये डिजीज़ प्रोग्रेस कैसे करती है। ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज एलर्जेंस, तो किसी भी कारण की वजह से या इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जैसे कि कोई एलर्जेंस की वजह से क्या होगा? जो बॉडी होगी उसके इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन होगा। मतलब बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जन आया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। उससे क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। यहाँ पर आईजी एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, और वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? जो मास्ट सेल होती है उससे बाइंड होगा। तो मास्ट सेल से बाइंड होने के बाद में मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा। मास्ट सेल के अंदर क्या होती है? बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, तो उनका रिलीजिंग होगा। तो रिलीजिंग ऑफ केमिकल मीडिएटर्स सच एज ल्यूकोट्राइन्स, जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स और जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं उनका वो रिलीज़ हो जाएंगे, और वो रिलीज़ होने के बाद में क्या करेंगे? जो उनमें से एक ल्यूकोट्राइन्स होता है वो क्या करेगा? ब्रोंकाई में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो वो वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। अब ब्रोंकाई के अंदर एलटी रिसेप्टर यानी ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो ल्यूकोट्राइन्स ब्रोंकाई में जाकर बाइंड हो जाएगा और वहाँ पे ये इन्फ्लामेशन करेगा। कहाँ पे? ब्रोंकाई के अंदर। तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा? वहाँ पर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। उस वजह से क्या होगा? इसके साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे वीजिंग साउंड होगा, डिस्नी यानी सांस लेने में कठिनाई होगी, और कफ हो गए, तो उसे क्या बोलते हैं? अस्थमा। मतलब ये डिजीज़ इस तरीके से प्रोग्रेस करती है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे कोई भी इटियोलॉजिकल इफेक्ट हुआ, जैसे एलर्जेंस आया अपनी बॉडी के अंदर, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, तो उससे क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो कॉम्प्लेक्स कैसे बाइंड होगा? मास्ट सेल से। उससे मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होगा। मास्ट सेल के डीग्रेनुलेशन होने से
केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स। अब ल्यूकोट्राइन्स का जो रिसेप्टर होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाई में। उससे फिर वहाँ पे वो जाके बाइंड होता है, उससे इन्फ्लामेशन होगा ब्रोंकाई का, उससे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ये वीजिंग साउंड कोज करता है, डिस्निया कोज करता है और कफ कोज करता है, और इसे क्या बोलते हैं, अस्थमा। ये फाइनली लीड करता है किसको, अस्थमा को। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसी जो भी ये पैथोफिजियोलॉजी थी इसका डिस्क्रिप्शन है। आगे देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। ये क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से होते हैं इसके अस्थमा के। तो वीजिंग साउंड था पहला, पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा था। वीजिंग साउंड क्या होती है, तो अस्थमा के पेशेंट होती है उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से उत्पन्न होती है, मतलब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से अराइज होती है। डिस्निया होता है, उसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कफ होता है पेशेंट को। एडिमा होता है, यानी सूजन हो जाएगा पेशेंट के अंदर, वो जो ब्रोंकाई होती है उसमें। चेस्ट में टाइटनेस फील होगी, चेस्ट में पेन होगा। एंजाइटी होगी पेशेंट को, एनोरेक्सिया होगा यानी भूख नहीं लगेगी। और ब्रोंकोस्पाज्म, ये तो मेन फीचर है। ब्रोंकोस्पाज्म यानी ब्रोंकाई का स्पाज्म हो जाएगा, जैसे कि ब्रोंकाई होगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब जकड़ जाएगी। अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस देखते हैं, मतलब इसका पता कैसे करेंगे कि ये अस्थमा है। तो पहले उसको हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि इसकी एलर्जी तो नहीं है किसी से। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका पूरा हेड टू टो। एक्सरे करेंगे उसका चेस्ट का, पीएफटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। और एबीजी एनालिसिस करेंगे, उससे क्या होगा, एबीजी यानी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका पता चल जाएगा। हाइपोक्सिया कंडीशन का, डिस्निया का इनका पता चल जाएगा। स्पुटम का टेस्ट करेंगे ताकि इससे इन्फेक्शन का पता चल सकता है कि बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन है या क्या हो रहा है। तो इससे कल्चर, मतलब स्पुटम टेस्ट और कल्चर भी करेंगे इसका। और सेंसिटिविटी टेस्ट भी करेंगे, मतलब इससे किसी, मतलब पेशेंट किसी चीज़ के प्रति सेंसिटिव तो नहीं है, उसको कोई एलर्जी तो नहीं है। इन सभी चीज़ों का टेस्ट करते हुए ब्लड टेस्ट करेंगे। ये सब चीज़ें हम अस्थमा का पता करने के लिए करते हैं। अब देखते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट देखते हैं इसका। और मैनेजमेंट में पहला देखते हैं हम प्रोफाइलैक्टिक मैनेजमेंट, मतलब इसको अस्थमा होने से पहले हम कौन कौन से, अस्थमा होने के बाद में जो उस अस्थमा का मैनेजमेंट करते हैं, तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब अराइज होने से, बाद में उसके अटैक आने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अस्थमा होने के बाद में, पहले नहीं। एडवाइज द पेशेंट टू स्मोकिंग सीजेशन, मतलब पेशेंट को स्मोकिंग को रोकने के लिए बोलना है। और जो एलर्जेंस होते हैं उसके कांटेक्ट में जाने से भी पेशेंट को रोकना है, क्योंकि ये एलर्जेंस ही होते हैं जो अस्थमा के अटैक कोज करते हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है इससे। वो अब देखते हैं इसका, पहले तो प्रोफाइलैक्टिक मैनेजमेंट। अब उसका करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब उसमें कौन कौन सी ड्रग्स काम में आती है। आईजी इनहिबिटर्स सच एज ओमेलिजुमेब, जो आईजी थी उसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रही थी, तो उसको इनहिबिट कर देंगे तो वो कंडीशन अराइज नहीं पाएगी, तो उसे रोकने के लिए क्या करेंगे, ओमेलिजुमेब देंगे। मास्ट सेल इनहिबिटर्स या स्टेबलाइजर्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स देंगे जैसे कि निडोग्रोमिल सोडियम। ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, उससे मतलब उसके एग्जाम्पल कौन, मोन्टेलुकास्ट या जापिलुकास्ट होती है, इसे देंगे। और ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे जिससे ब्रोंक्यूल्स डायलेट होंगी और डिस्निया में रिलीफ मिलेगा, जैसे कि सालब्यूटामोल। और कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, ये इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, जैसे कि बूडेकोर्ट। और नर्सिंग मैनेजमेंट में देखते हैं लास्ट में, जो नर्स का सबसे बड़ा रोल होता है, मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट। इसको डायग्नोसिस के हिसाब से देखेंगे, तो नर्सिंग डायग्नोसिस है इसमें पहला है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू द ब्रोंकोस्पाज्म, मतलब एयरवे सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है, मतलब ब्रोंकाई हो रहा है, ब्रोंकाई उसका स्पाज्म हो गया है। तो इसका गोल हम क्या रखेंगे कि जो पेशेंट है उसके एयरवे को क्लीन करना है, क्योंकि एयरवे क्लियरेंस नहीं है, इनइफेक्टिव है। तो उसके लिए नर्स को क्या करना है, उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन होंगे। असेस द रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ और रिदम, जो रेस्पिरेटरी रेट है उसकी डेप्थ है और उसकी रिदम को रिकॉर्ड करना, असेस करना। असेस द कलर चेंजेज इन द बक्कल म्यूकोसा लिप और नेल बेड, बक्कल म्यूकोसा होती है जो चिक्स के अंदर होती है, मतलब माउथ के अंदर होती है, उसके म्यूकोसा को, लिप्स को और नेल बेड्स के कलर चेंजेस को देखना है। मतलब साइनोसिस तो नहीं हुआ वहाँ पे, ऑक्सीजन की जो कमी है उसका भी पता किया जा सकता है इससे। असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कफ की इफेक्टिवनेस को असेस करना। असेस द अमाउंट, कलर, ऑर्डर एंड विस्कोसिटी ऑफ सिक्रेशंस, तो स्पूटम सिक्रेट हो रहा है उसकी जो अमाउंट, कलर और ऑर्डर को असेस करना है। WBC की काउंट भी करनी है ताकि इन्फ्लामेशन
का पता लगाया जा सके, मतलब जो इन्फ्लामेशन में क्या होती है WBC इंक्रीज हो जाती है। सेकंड डायग्नोसिस करेंगे इसका इम्बेलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड एनोरेक्सिया। जब पेशेंट को क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है और एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लग रही है, तो उसके अंदर क्या होगा, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन होगा, मतलब न्यूट्रिशन की इम्बेलेंस होगा, उसके अंदर न्यूट्रिशन का इम्बेलेंस होगा। और इसका गोल क्या रखेंगे हम, न्यूट्रिशन का इम्बेलेंस होगा तो उसको बैलेंस करने है, इम्प्रूव करना, तो टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल इसका गोल हो जाएगा। अब इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से होंगे, असेस द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एंड प्रोवाइड इट, मतलब उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को असेस करना और उसे पूरी कराना, फ्लूइड इनटेक करवानी उसे और पोटेशियम रिपोर्ट देना उसे। वेट पेशेंट रूटीनली, पेशेंट को डेली या रूटीनली उसको वेट करना, मतलब उसके वेट को नापना है। एडमिनिस्टर पेरेंटल फीडिंग एज ऑर्डर्ड, मतलब पेरेंटल फीडिंग देनी, उसे IV फ्लूइड्स देने हैं जैसे कि ऑर्डर किया गया हो या जैसे कि प्रिस्क्राइब किया गया हो। एंजाइटी रिलेटेड टू द फियर ऑफ डेथ, मतलब मरने के डर से जो उसे एंजाइटी होती है उसको, वो भी उसके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, उसका गोल क्या रखेंगे, टू रिड्यूस द एंजाइटी, मतलब एंजाइटी हो रही तो उसको कम कर सकते हैं हम। उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या होती है, मतलब हम क्या क्या करेंगे उसके अंदर, तो उसके साइन को असेस करेंगे एंजाइटी के, जैसे पैनिक, फियर, जो उसके चेहरे पर दिख जाते हैं, पैनिक हो, घबराहट होगी उसको और उसको डर लगेगा। असेस थियोफाइलिन लेवल, तो थियोफाइलिन ड्रग्स होती है उसका लेवल भी हम मेंटेन रखते हैं, उसके लेवल को भी चेक करते रहते हैं सीरम में, क्योंकि ये क्या होती है, नैरो सेफ्टी रेंज होती है इसकी, ये बहुत, मतलब इसकी रेंज होती है वो बहुत नैरो होती है, उससे अगर आर पार कहीं भी ये ड्रग्स चली जाती है तो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो एंजाइटी से रिलीफ मिल सके उसको। स्टे विद क्लाइंट एंड एनकरेज हिम टू स्लो डीप ब्रीथिंग, पेशेंट के साथ रहना है और उसको एनकरेज करना है डीप ब्रीथिंग के लिए। मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन की सेचुरेशन को मॉनिटर करते रहना है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू द डिस्निया एंड ब्रोंकोस्पाज्म, जो डिस्निया और ब्रोंकोस्पाज्म और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी, उसके बारे में भी हम डायग्नोसिस करेंगे उसको भी, और उसको भी इंटरवेंशन के थ्रू ट्रीट करेंगे। गोल क्या रहेंगे इसका, टू मेक प्रॉपर गैस एक्सचेंज, जो गैस एक्सचेंज है उसको प्रॉपर बनाए रखना। तो इसके नर्सिंग इंटरवेंशन क्या क्या होंगे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज ऑर्डर्ड, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है उसको जैसे कि बताया गया हो। मेंटेन ऑक्सीजन सेचुरेशन अबाउ 90%, 90% के ऊपर ऑक्सीजन सेचुरेशन रखनी है। एनकरेज फ्रीक्वेंट पल्मोनरी टॉयलेटरी, पल्मोनरी टॉयलेटरी क्या होता है, एक सेट ऑफ एक्सरसाइज होता है, मतलब कुछ खास तरीके की एक्सरसाइज होती है जिससे क्या होता है कि जो पेशेंट का एयरवे होता है उससे म्यूकस को बाहर निकालने में आसानी रहती है और वो क्लियर हो जाता है। मॉनिटर ABG लेवल, मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस लेवल को मॉनिटर करते रहना है। मॉनिटर हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, मेंटेन हेड ऑफ बेड एलिवेटेड, देखिए हेड को एलिवेटेड है ना, ऊंचा रखना है, मतलब उसको सेमी पावुलर पोजीशन प्रोवाइड करनी है। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू द डिजीज़ प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट, पेशेंट को क्या है डिजीज़ के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज की डेफिशिएंसी है, तो इसका गोल क्या होगा, इसका गोल होगा पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड द नॉलेज, और इंटरवेंशन होगी उसके ट्रीटमेंट के बारे में और डायग्नोसिस के बारे में उसको, मतलब क्या करेंगे उसको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे।